पैराग्राफ A26, पैराग्राफ लिख लें अपने पास की रेफरेंस। पैराग्राफ A26, मैं इसको थोड़ा पढ़ता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ A26 किसका है? ISA 580 का। सुन लें जरा गौर से, ठीक है। पैराग्राफ A मैं पढ़ रहा हूँ इसे। इफ मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड दोज रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस जो आपने मांगी हैं, इफ मैनेजमेंट does not provide representation, the auditor is unable to obtain sufficient appropriate audit evidence। मैंने कहा था ना कि इस ऑडिटर इनेबिलिटी है, ये क्या है? स्कोप लिमिटेशन है, ठीक है। अच्छा आगे खुद स्टैंडर्ड कह रहा है, द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सच इनेबिलिटी आर नॉट कन्फाइंड टू स्पेसिफिक एलिमेंट। क्या स्पेसिफिक एलिमेंट पे है? ये सब पे है, किसी पे भी नहीं दे रही वो, ठीक है। ISA 705, ISA कौन सा है? मॉडिफिकेशन वाला। रिक्वायर्स द ऑडिटर टू डिस्क्लेम हिज और हर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन सच सर्कमस्टांसेस। समझ गए? देखें, जहां पे आपको मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन दे रही है, स्टैंडर्ड कहता है कंसीडर विथड्रॉइंग फ्रॉम द एंगेजमेंट, और जहां दे ही नहीं रही तो स्कोप लिमिटेशन, और स्टैंड कहता है कि इसका इफेक्ट कभी भी नॉन परवेसिव नहीं हो सकता। तो उसने ये नहीं कहा कि सोच लें क्या करना है, आपने वो अगर उसको क्वालिफाई करना है या डिस्क्लेमर देना है। वो क्या कहता है? डिस्क्लेमर, और मैंने दिया हुआ इस पर डिस्क्लेमर, ठीक है। मैं उस एंटिटी का नाम चेंज करके, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैं नाम चेंज करके आपसे अपनी लिखी हुई रिपोर्ट ला के दिखाऊंगा आपको, जहाँ पे हमने रिप्रेजेंटेशन लेटर ना देने पे स्कोप लिमिटेशन लगाई है। ठीक हो गया? जब हम रिपोर्टिंग शुरू करेंगे ना, मैं आपको रिपोर्ट दिखाऊंगा इंशाल्लाह। समझ गए जी? ये 702.5 क्लियर हो गया। अब वापस आ जाएं। अभी तक हमने पढ़ा रिप्रेजेंटेशन लेटर होता क्या है, देते कब हैं, देता कौन है, पर्पस क्या सर्व करता है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर गलत दे, इनकन्सिस्टेंट हो तो क्या करना है, अगर ऑल टुगेदर दे ही ना तो क्या करना है, ठीक है। अब आ जाए 2.3 पे कि रिप्रेजेंटेशन में होता क्या, ठीक है। 2.3 और 4 रह गए हमारे। 2.3 पे आ जाए, रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें फर्स्ट लाइन में कहता है कि जी 580 रिक्वायर्स द ऑडिटर टू ऑब्टेन सर्टेन अदर स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट, ठीक है। वो कौन सी रिप्रेजेंटेशन लेनी है? नंबर 1 उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करता है कि मैनेजमेंट हैज़ फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी और नॉट। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? फेयर प्रेजेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। प्रेमाइस का पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया? पढ़ा ना प्रेमिस का पॉइंट नंबर 1। सेकंड पे आ जाए, इट हैज़ प्रोवाइडेड ऑडिटर विद ऑल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। प्रेमिस पॉइंट नंबर 3 टू प्रोवाइड द ऑडिटर विद, ठीक है। अच्छा थर्ड पे आ जाए, ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन रिकॉर्डेड एंड रिफ्लेक्टेड, कंप्लीटनेस। अच्छा अब ये जो फोर्थ पॉइंट है ना, ये अभी मैं पढ़ा के आया हूँ 826 से। अगर मैनेजमेंट नहीं देती तो 705 की एप्लीकेशन, तो मैंने 705 में भी जाके स्पेसिफिकली बता दिया कि डिस्क्लेमर बनता है अगर मैनेजमेंट ऑल टुगेदर नहीं दे रही। हाँ अगर किसी एक आधी चीज़ के बारे में नहीं दे रही तो उसका फिर आप इफेक्ट देख लें। अगर तो ऑल टुगेदर मैनेजमेंट देती नहीं रिप्रेजेंटेशन, फिर स्टैंडर्ड ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में नहीं देती, ठीक है। अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में डिस्क्लेमर नहीं दे, रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रही, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी? फेयर प्रेजेंट करना अकाउंट्स को, वही नहीं किया उसने, तो फिर तो डिस्क्लेमर बनता। लेकिन अगर सब कुछ दे दिया उसने, हाँ किसी एक आधी चीज़ के बारे में आपको आप रिसीवल के बारे में नहीं दे रही फॉर एग्जाम्पल, उसका इफेक्ट आप देख लें क्या हो सकता है, वो नॉन प्रिवेसिव हो। लेकिन जनरल क्या होगा, वो प्रिवेसिव होगा। समझ गए? याद रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट पे आए, अगर कोई डाउट है, इफ देयर इज सफिशिएंट डाउट अबाउट द इंटेग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट दैट सच रिप्रेजेंटेशन अबाउट द मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी आर नॉट रिलायबल। अगर कोई इशू हम डिस्कस कर लिया इसको पिछले पेज पे 2.1.2 पे डिस्कस करके आए इसको, ठीक है। समझ गए जी?
कोई मसला। 4 में बातें करता है। पहली आपने क्या करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करनी है, फिर फुलफिलमेंट ऑफ साइड, अपनी ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल कर दी है मैनेजमेंट ने। सेकंड में कहता है कि ऑडिटर ने ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी है, ये भी प्रेमिस की बात थी। तीसरे में ऑल कंप्लीटनेस की बात करता है। चौथे में बात करता है अगर मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन नहीं देती तो 75 की इम्प्लीकेशन है। और नेक्स्ट में कहता है अगर देती है लेकिन मिस रिप्रेजेंट कर रही है तो उसकी इफेक्ट आपने देखने हैं। ठीक हो गया। आगे हैं 2.4 पे, फॉर्म एंड कंटेंट। शक्ल क्या होगी और कंटेंट्स क्या होंगे। अभी शक्ल और कंटेंट है ना, इसके लिए इसने क्या किया, पिछले पेज पे आपको एक मॉडल लेटर भी दे दी है। मैं कह रहा हूँ वो इतना अच्छा नहीं है, मुझसे आपने मांगने में आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ ला के दूंगा जो आप मज़े से पढ़ते रहेंगे, कोई एक नई चीज़ भी नहीं मिलेगी आपको उसमें। और मैं उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ा भी दूंगा, लेकिन पढ़ने का मतलब तब आएगा जब आप उस पर आधा घंटा लगा के आएंगे घर में। ठीक है। 2.4 पे जाएं। द लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन इज यूजुअली ड्राफ्टेड बाय द ऑडिटर। ये क्या है? यूजुअली लिखना मैनेजमेंट ने है, किसको? ऑडिटर को। तो हम ड्राफ्ट क्यों करें? ठीक है, अजीब सी बात नहीं है कि किसी को लेटर लिख के दो, ड्राफ्ट किया, ये तो मुझे लेटर लिख दो, ऐसे ही है ना? तो ऐसे ही है। रीज़न समझें इसकी। मैनेजमेंट ने 580 नहीं पढ़ा हुआ। 580 किसने पढ़ा हुआ? ऑडिटर ने। जब आप खुद लेटर ड्राफ्ट करेंगे ना तो आप हर एस्पेक्ट को कवर कर लेंगे। मैनेजमेंट 25 में से 10 बातें करेगी, 15 छोड़ देगी, फिर आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे 5 और लिख देगी, 10 छोड़ देगी वो। ठीक है, उसकी बजाय आप लेटर को ड्राफ्ट कर दें, उससे कि अपने लेटर रिप्रेजेंट करें, पढ़ें, समझें और साइन करके मुझे भिजवा दें। ठीक है। तो क्या कहता है? यूजुअली ड्राफ्टेड बाय द, सिंस ही और शी नोज द एरिया ऑन विच द रिक्वायर्स रिटर्न। जिस एरिया पर रिप्रेजेंटेशन लेनी वो आपको पता है, उसको नहीं पता मैनेजमेंट को। उसने 580 नहीं पढ़ा हुआ, उसने अपने आप को कवर नहीं करना, आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। समझ गए? सेकेंड पॉइंट पे, एड्रेस्ड टू द ऑडिटर, रिटर्न बाय मैनेजमेंट, एड्रेस्ड टू द, यानी ड्राफ्ट करके आपने क्या करना है। हम क्या करते हैं, हम इसकी ईमेल मैनेजमेंट से कर देते हैं कि आप ऑफिस आ रहे हैं, आपकी ईमेल इनबॉक्स में पड़ा हुआ है, इसको अपने लेटर पे निकालें, साइन करवाएं और लें, अकाउंट ले जाएं हमसे। समझ गए? एड्रेस टू द, डेट इज एज नियरर एज पॉसिबल बट नॉट आफ्टर टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये ऐसे सेंटेंस मैंने कई दफा बोला है ये वाला। ठीक है। नॉट आफ्टर क्यों? नॉट आफ्टर क्यों? क्या कहता है? ये आपने लेना है एज नियर एज पॉसिबल टू द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट बट नॉट आफ्टर। इसका मतलब आफ्टर क्यों नहीं लिखते आप? क्योंकि आपने रिपोर्ट उस दिन साइन करनी है जिस दिन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस, और ये एविडेंस का बहुत बड़ा सोर्स है, तो आपको एविडेंस मिला नहीं, आपने रिपोर्ट के साइन कर दी। समझ गए? अगर नहीं मिल रहा था, स्टैंडर्ड क्या कहता है? मॉडिफाई करें, 705 की इम्प्लीकेशन चेक करें। ठीक हो गया? याद रहेगा? अच्छा, साइन कौन करेगा? साइन कौन करेगा? तो यूजुअली वो साइन करेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को साइन करना। रिप्रेजेंटेशन लेटर भी वही साइन करेगा। ठीक हो गया? याद रहेगा? Written representation may be requested from the entity's chief, CFO or CEO or other equivalent persons. चीफ एग्जीक्यूटिव साइन करेगा यूजुअली। ठीक है। असल में लॉ क्या कहता है, स्टैंडर्ड क्या कहता है? वो साइन करेगा जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है साइन करना। ठीक है। यूजुअली चीफ एग्जीक्यूटिव और CFO साइन करेंगे, या फिर इक्विवेलेंट पर्सन्स। इक्विवेलेंट पर्सन का मतलब है इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जैसे चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आप जाएं, वहाँ चीफ एग्जीक्यूटिव नहीं है, वहाँ क्या है? प्रेसिडेंट। ठीक है। किसी और जगह जाएं, वहाँ CFO का वर्ड यूज़ ना करते, वो हेड ऑफ HOD अकाउंट्स का वर्ड यूज़ करते हो,
या वो चीफ जो अकाउंटिंग ऑफिसर का करते हों, या वो अकाउंट्स ऑफिसर का वर्ड यूज़ करते हों, या वो फाइनेंस सेक्रेटरी का वर्ड यूज़ करते हों, जो भी है वो जो इक्विवेलेंट पर्सन है, ठीक है, वो साइन करेंगे, ठीक है। इन सम सर्कमस्टांसेस कुछ रिप्रेजेंटेशन आप दोस्त या गवर्नेंस से भी लेते हैं, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप किससे लेते हैं? दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस। दोस्त चार्ज गवर्नेंस से साइन, तो उनसे लेने साइन। कुछ रिप्रेजेंटेशन उनसे भी ले सकते हैं, कुछ रिप्रेजेंटेशंस उनसे भी ली जा सकती हैं, ठीक है। अच्छा, अगली पॉइंट बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो ये कहता है कई दफ़ा मैनेजमेंट को रिप्रेजेंटेशन लेटर देते हैं। गौर से मेरी बात सुनिए, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ, हमने क्या पढ़ा? ड्राफ्टेड बाय ऑडिटर। ऑडिटर ने ड्राफ्ट किया, ईमेल मैनेजमेंट को कर दी, मैनेजमेंट हम एक्सपेक्ट करते हैं मैनेजमेंट लेके आएगी सारा कुछ, वैसे ही मैनेजमेंट उसमें मॉडिफिकेशन करके ले आती है। मैनेजमेंट उसमें कुछ चेंज करके ले आती है, तो क्या वो चेंज एक्सेप्ट करनी है कि नहीं करनी? तो स्टैंडर्ड कहता है आपने देखना है सर्कमस्टांस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल उसने एग्जाम्पल दिया है, कैन मैनेजमेंट मॉडिफाई द लैंग्वेज ऑफ द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वो कहता है यस कर सकती है, अगर अप्रोप्रिएट है सर्कमस्टांसेस में तो कर सकती है। अप्रोप्रिएट सर्कमस्टांस क्या हो सकते हैं? इट इज़ अप्रोप्रिएट डू सो, इट इज़ अप्रोप्रिएट टू डू सो इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस ड्यू टू फायर। फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा कि ऑल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड, ये कहा है ना आपने, मैनेजमेंट ने लिख दिया ऑल इंफॉर्मेशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड एक्सेप्ट विच वाज लॉस्ट इन फायर, ठीक है। अब आपको पता है वाकई फायर हुई थी, फायर का लॉस भी आ रहा है, आपने लॉस का एविडेंस भी ले लिया है, तब मैनेजमेंट ने अगर ठीक इसको वर्डिंग अच्छी कर दी है, वर्डिंग मैनेजमेंट सही कह रही, सारी इन्फॉर्मेशन दे सकी, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, उसका इफेक्ट आपने अकाउंट्स में ले लिया, रिपोर्ट में भी ले लिया है, तो उसने उसकी वर्डिंग को, ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल उसने लिखा ड्यू टू फायर, मैनेजमेंट सेड दैट एक्सेप्ट फॉर द इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉयड इन फायर वी हैव प्रोवाइडेड ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, समझ गए। या एक्सेप्ट फॉर रिकॉर्डिंग इम्पेयरमेंट, मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड नहीं की, मैनेजमेंट ने इम्पेयरमेंट रिकॉर्ड, आपने कहा रिकॉर्ड को मैनेजमेंट नहीं की, आपने कहा ठीक है ये IAS 36 की नॉन कंप्लायंस है, आपने अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर दी, अपनी रिपोर्ट को एप्रोप्रिएट क्वालिफाई कर दिया है, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या रिप्रेजेंट दे रही है? वी हैव प्रिपेयर्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद IFRS एक्सेप्ट वो 36 की मैंने कंप्लाइंस नहीं की, मैनेजमेंट खुद कह रही है, ठीक है। ऐसे सिनेरियो में कर सकते हैं, ठीक हो गया। आगे एग्जांपल है, कहता है फॉलोइंग, जो अगले पेज में एग्जांपल आ रही है ना, ये मैंने दी है, ये मॉडल फाइनेंशियल है जो आप रिक्वेस्ट करते हैं मैनेजमेंट से, इसमें स्पेसिफिक एलिमेंट भी हैं और ये भी हैं। आपके व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, नेट चल रहा है आपके पास, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको ना ग्रुप पे अभी एक चीज़ भिजवा रहा हूँ, ये लेटर, रिप्रेजेंटेशन लेटर, चलिए ये मेरे पास अभी बाई चांस काफ़ी पुराना पड़ा है, 2011 का है, लेकिन पर्पस सर्व कर देगा हमारा। देखें जी, मिल गया आपको? जी आ गया आपके पास? चलें, अब ये देखें ऊपर इसके आपको काफ़ी एक बड़ा एरिया नज़र आ रहा होगा, ये
लेटर थोड़ा सा पेज से नीचे करके शुरू किया आपने, ऐसे ही है ना। ये किस लिए है? ये देखा ये स्पेस किस चीज़ की है वाली? ये क्लाइंट के लेटर हेड की स्पेस है, ठीक है। मैंने कहा था हम उसको बना के देते हैं ड्राफ्टेड बाय ऑडिटर, ठीक है, और ताकि वो अपने लेटर हेड पे निकाले तो उसकी लेटर हेड का एक एस्टिमेटेड एरिया छोड़ देते हैं यहाँ पे। तो मैनेजमेंट किसको लिख रही है? ऑडिटर को, ठीक है। डियर सर, अब 2011 का ऑडिट कर रहे हैं, कहते हैं इन कनेक्शन विद द ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फलानी कंपनी फॉर द ईयर एंड दिस वी रिकॉग्नाइज दैट ऑब्टेनिंग रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम अस, यानी मैनेजमेंट कहती है हमें पता है, हम रिकॉग्नाइज करते हैं कि हमसे एविडेंस लेना आपका एक रूटीन का ऑडिट पार्ट है, प्रोसीजर है, ठीक है। और फिर वो आगे कहती है हमने अकाउंट्स बनाए हैं ये स्मॉल एंड मीडियम साइज स्टैंडर्ड के मुताबिक। आपने पढ़े हुए ना, स्मॉल स्टैंडर्ड डिफरेंट तरह के होते हैं, स्मॉल साइज कंपनीज होती हैं, कोई लार्ज साइज कंपनीज होती हैं, कोई मीडियम साइज कंपनी, उनके लिए डिफरेंट स्टैंडर्ड है। तो ये स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के लिए स्टैंडर्ड बने हैं। और आप देखें क्योंकि 2011 का रिप्रेजेंटेशन लेटर है तो कंपनी एक्ट की क्या लिखा आ रहा है? कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। बाई चांस मेरे पास पुराना पड़ा हुआ है, नया नहीं मेरे पास पड़ा हुआ, ठीक है। तो आपने इसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेना, ठीक है, याद रहेगा। बताएं जी। अच्छा, आगे मैनेजमेंट क्या कहती है? वही इसी पैराग्राफ में, वी कंफर्म टू द बेस्ट ऑफ आवर नॉलेज एंड बिलीव द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेशन मेड टू यू ड्यूरिंग द ईयर। हम कंफर्म कर रहे हैं, समझ गए? क्या कंफर्म करी मैनेजमेंट? वी रिकॉग्नाइज दैट एज ए मेंबर ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फेयर प्रेजेंटेशन। यानी मैनेजमेंट क्या हमने पढ़ा था? एक्नॉलेजमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज करती है ना मैंने हम, तो ये वो मैनेजमेंट कह रही कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फेयर प्रेजेंटेशन करना, अकाउंट्स की स्टैंडर्ड्स के मुताबिक बनाना, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को मेंटेन करना, इम्प्लीमेंट करना, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क को अडॉप्ट करना, पॉलिसीज को अडॉप्ट करना, ठीक है। और आखिर में क्या कहता है? वी हैव प्रॉपरली कैरिड आउट द सेम एज लेड डाउन इन बाय द रेलिवेंट लॉज। हमने सब कुछ कर दिया है। ये वो बातें हैं जो इंगेजमेंट लेटर है मैनेजमेंट ने साइन करवाई, याद है आप लोगों को? अब मैनेजमेंट क्या कर रही है? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की फुलफिलमेंट की बात कर रही है कि मैंने सारी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर दी हैं। पॉइंट नंबर 2 पे हैं, कहते हैं मैनेजमेंट कह रही है वी बिलीव कि जो बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट का वर्ड यूज हो रहा है आजकल, कौन सा होता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है, कि ये सब कुछ कैसे बना है? इन अकॉर्डिंग विद स्मॉल साइज स्टैंडर्ड के मुताबिक बना है, कंपनी एक्ट के मुताबिक बना है, ऑर्डिनेंस के मुताबिक बना है, और सब कुछ ठीक है। 5th-6th लाइन में कहता है फर्दर वी कंफर्म दैट देयर आर नो ट्रांजेक्शन दैट हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड। मिल गया? क्या बात करी मैनेजमेंट? कंप्लीटनेस की, कि हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, हमारे बिलीव के मुताबिक कोई ऐसी ट्रांजेक्शन नहीं जो रिकॉर्ड ना की हो। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाए, वी कंफर्म दैट अ बिजनेस कंडक्टेड, इन्वेस्टमेंट मेड एंड एक्सपेंडिचर। देखें हमने रिपोर्ट देनी है ना, आपको याद है ऑडिट रिपोर्ट? ये सुना वर्ड लग रहा है ना, ऑडिटर्स रिपोर्ट में एक लाइन में मैनेजमेंट से हम क्या, पेज 232 हमने रिपोर्ट पढ़ी है ना, उसमें एक लाइन हम मैनेजमेंट हम उस पर रिपोर्ट देते हैं कि वी बिलीव दैट द इन्वेस्टमेंट्स मेड, एक्सपेंडिचर इनकर्ड एंड गारंटीज एक्सटेंडेड ड्यूरिंग द ईयर फॉर द पर्पस ऑफ कंपनीज बिजनेस। तो मैनेजमेंट भी कह रही है, हम इसके बारे में भी मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। नहीं समझ आ रही? आगे की मैं बुक्स पे ले जाऊँ आप लोगों को। ऑडिटर्स रिपोर्ट में, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम एक हम ओपिनियन देते हैं कि जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हुई हैं, एक्सपेंसेस हुए हैं, ये फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस हुए हैं। ये तो हमने ओपिनियन देना है। ओपिनियन देने से पहले हम क्या करते हैं? मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन भी ले लेते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन ले रही है मैनेजमेंट से, जैसे मैनेजमेंट कह रही है कि जनाब हमने सारा कुछ बिजनेस के लिए किया है, ठीक है, समझ गए? फिर नीचे ए में कहता है फाइनेंशियल रिकॉर्ड और रेलेवेंट डाटा जो है ना वो इसकी बात मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैंने बोर्ड के मीटिंग से बात करता है वो भी छोड़ रहा हूँ मैं। 4th पॉइंट पर जाएँ, द कैरिंग वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड लायबिलिटी अप्रॉक्सीमेट देयर फेयर वैल्यू। जो भी कैरिंग वैल्यू आ रही है ना एसेट्स की, लायबिलिटीज़ की, वो उसकी फेयर वैल्यू अप्रॉक्सीमेट कर रही है और कोई मटीरियल इफेक्ट नहीं कर रही उसको, ठीक है। नीचे आ जाए लायबिलिटीज़ पे, all liabilities and balance sheet, all liabilities at the balance sheet date have been included in the financial statement। क्या बात हो रही है? कंप्लीटनेस की, समझ गए? मैनेजमेंट क्या कह रही है?
कि सारी लाइबिलिटीज़ को हमने काउंट फॉर, और अ रीजनेबल प्रोविजन हैज़ बीन मेड, जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे प्रोविजन स्टैंड कर दी है। और थर्ड लास्ट लाइन में कहता है वी हैव मेड ऑल एस्टिमेट्स एंड कन्फर्म दैट द सेम आर रीजनेबल। हमने जहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट थी वहाँ एग्जैक्ट मतलब कन्फर्म उसकी प्रोविजन स्टैंड कर दी है, जहाँ पे एग्जैक्ट अमाउंट नहीं थी हमारे पास वहाँ पे हमने बेस्ट एस्टिमेट, और हम कंफर्म करते हैं कि हमारे एस्टिमेट क्या है, रीजनेबल है, रेलेवेंट है, कंसिस्टेंट है। समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट बाय जाए, टैक्सेशन। कहता है जो करंट और डेफर्ड टैक्स की जितनी भी प्रोविजन स्टैंड करनी चाहिए थी हमने कर दी है। आर एडिक्वेट टू मीट द रेटेड इनकम टैक्स लायबिलिटी, जो प्रोविजन स्टैंड की है वो एडिक्वेट है। आज ये फिक्स एसेट्स पे, कंपनी हैज सेटिस्फैक्टरी टाइटल ऑन ऑल एसेट्स, जितने भी एसेट हैं हमारा टाइटल है उस पर, हमारा पोजेशन है, सारे एसेट्स लेनी है, और जहाँ एसेट की इंपेयरमेंट टेस्ट करने की जरूरत थी हमने इंपेयरमेंट टेस्ट कर ली है। ये बातें करेगा यहाँ पे। द कंपनी हैज सेटिस्फैक्टरी टाइटल ऑन ऑल assets appearing in the balance sheet. There are no liens or encumbrances. इन assets पे कोई lien, कोई charge, कोई किसी किस्म का mortgage नहीं है, स्वाय उसके जो हमने disclose कर दी। थर्ड कहता है fixed assets sold during the year were properly accounted for. जो assets सेल किए हैं हमने properly account for कर लिया। अकाउंट फॉर का मतलब क्या है, उसका डिस्क्लोजर दे दिया है, गेन लॉस निकला है ठीक हमने प्रेजेंट कर दी है। ठीक है, फिर अगली बात करता है इम्पेयरमेंट की, कि हमने 30 जून को या ईयर एंड पे इम्पेयरमेंट की एस्टिमेट की है IAS 30 कंप्लाइंस में, और एन एस्टिमेट इज मेड इन द बैलेंस शीट डेट वेदर एनी कंडीशन एग्जिस्ट विच इंडिकेट द एसेट हैज़ बीन इम्पेयर्ड। और अगर कोई इम्पेयर था अपॉन एग्जिस्टेंस ऑफ सच कंडीशन, अगर कोई कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी, एसेट्स आर टेस्टेड फॉर इम्पेयरमेंट। हमने प्रॉपर इम्पेयरमेंट टेस्ट कर लिया है। हाउएवर एट द बैलेंस शीट डेट नो कंडीशन एग्जिस्ट, हमें बैलेंस शीट पे कोई मिली नहीं, अगर मिलती तो हम जरूर करते। रिसीवेबल्स रिप्रेजेंट वैलिड क्लेम, जो रिसीवेबल्स आ रहे हैं हमारे वैलिड क्लेम है, हमें मिलेंगे। समझ गए? और इसी पैराग्राफ में आखिरी लाइन में एडुकेट प्रोविजन हैज बीन मेड अगेंस्ट द अनकलेक्टेबल रिसीवेबल। अगर कोई अनकलेक्टेबल था, कोई डाउटफुल था, कोई बैड था, तो हमने प्रोविजन स्टैंड कर लिया है। आगे इन्वेंटरीज, नो इन्वेंटरी इज स्टेटेड इन एक्सेस ऑफ इट्स NRV। हमने किस पे रखा है, लोअर ऑफ कॉस्ट है, कोई भी एसेट हमारा NRV से ऊपर नहीं आ रहा। अगर किसी जगह आ रहा था, कोई ऑब्सोलीट एसेट था, तो हमने उसकी प्रोविजन स्टैंड कर दी है। समझ गए? याद रहेगा। आखिर में क्या कहता है, आखिर में द कंपिटेंट स्टाफ कंडक्टेड द इन्वेंटरी काउंट, फिजिकल स्टॉक काउंट हमने किया है। किसने किया है? कंपिटेंट स्टाफ ने किया है। हमने जब अपने पढ़ा ना फिजिकल स्टॉक काउंट 501, कि हमने उसमें क्वालिटी भी चेक की है, उसकी एग्जिस्टेंस भी चेक की है, उसकी कंडीशन भी चेक की है। समझ गए? आगे अदर करंट एसेट्स, मैं इसको छोड़ रहा हूँ अब, अदर करंट एसेट्स को, टाइम वेस्ट हो रहा है इस पर। ठीक है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे कैश एंड बैंक, क्या कहती कंपनी मैनेजमेंट, क्या करी, द अमाउंट शोन इन द कैश इन हैंड फिजिकली एग्जिस्ट। जो कैश इन हैंड है वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है। हमने पढ़ा था फिजिकल स्टॉक काउंट, फिजिकल कैश काउंट, कि हमने उसको फिजिकल कैश काउंट किया था, वो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है और अप्रोप्रिएट शो कर दिया गया हमने। और जो बैंक अकाउंट्स हमें शो किए हैं वो क्या है, आर रियल। ऑल बैंक अकाउंट्स ऑपरेटेड बाय द कंपनी हैव बीन इंक्लूडेड इन द, जितने अकाउंट्स ऑपरेट किए हैं सारे हमने इंक्लूड कर लिए हैं। ठीक है, फर्दर अगर कोई बैलेंस टैली नहीं कर रहा था, हमने कंपनी से रिकॉन्सिलेशन भी ले ली है। समझ गए? अच्छा, अब देखें ना, अब कल को कोई नया बैंक अकाउंट निकले तो आप ये रिप्रेजेंटेशन किसी भी कोर्ट में ले जाएंगे, किसी भी से, ये देखें जी कंपनी ने कहा था कि मैंने सारे अकाउंट। अच्छा, रिलेटेड पार्टीज, ऑल रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हैव बीन डिस्क्लोज। अब रिलेटेड पार्टी क्या थी आप लोगों को पता है। ठीक है, आगे आ जाए रेवेन्यू पे, जितने रेवेन्यू जितनी इनकम थी डेट अराउज अप टू द डेट ऑफ बैलेंस शीट, हमने सारी प्रॉपर्ली डिस्क्लोज कर दी हैं। हमारे पास उसके एग्रीमेंट्स भी हैं, हमारे पास रिटर्न्स भी हैं, अगर कोई गुड्स रिटर्न हुई हैं वो भी हमने काउंट फॉर करनी है। ठीक है, समझ गए? आखिर में मैनेजमेंट कहती है मैनेजमेंट हैज एडमिटेड दैट देयर इज नॉट एनी सप्रेस्ड और कंसील्ड इनकम। हमने कोई इनकम कंसील नहीं की, कोई छुपाई नहीं, कोई सप्रेस नहीं की, सारी बता दी आपको। इरेगुलरिटी एंड नॉन कंप्लाइंस, अगर हमसे कोई इरेगुलरिटी हो गई है, किसी लॉ की नॉन कंप्लाइंस हो गई है, तो हमने आपको बता दी है। क्यों बता दिया मैनेजमेंट ने? ताकि आप उसकी अकाउंटिंग और उसकी कोई पेनल्टी वगैरह की प्रिवेंट स्टैंड कर सकें, डिस्क्लोजर दे सकें। ठीक है, अगर मैनेजमेंट आपको नहीं बताएगी
तो आप प्रीवियस स्टैंड नहीं करेंगे, प्रीवियस स्टैंड नहीं करेंगे, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी रह जाएंगी। जितनी भी नॉन कंप्लायंस हमसे हुई हैं हमने आपको बता दी, पढ़ लेंगे इसे, समझ गए मेरा ख्याल आप लोग। चलते हैं आगे। कंटीजेंट लायबिलिटीज़, कंटीजेंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, पढ़ा हुआ आप लोगों ने। जितनी कंटीजेंट लायबिलिटीज थी सारी सारी डिस्क्लोज करती है। मैनेजमेंट क्या कहती है, देयर आर नो कंटीजेंट लायबिलिटीज अदर देन दोज डिस्क्लोज इन द, जो डिस्क्लोज करती है उसके अलावा कोई कंटीजेंट लायबिलिटी नहीं है। फिर हमने निचले पैराग्राफ में कहता है रिप्लाई फ्रॉम द लीगल एडवाइजर हैज़ बीन रिसीव्ड, हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड, जो भी बात है अगर रिसीव कर लिया तो ये इस केस में रिसीव नहीं हुआ था, ठीक है। आप अगर रिसीव कर लिए लिखे, हमने लीगल एडवाइजर लेटर भी आपको लेके दे दिया है, उसमें उससे बात कर दी है, ठीक है, समझ गए। आगे कमिटमेंट्स, कमिटमेंट्स क्या होता है आप लोगों को पता है ना, एलसी पढ़ी थी हमने। एलसी क्या होती है कि आप बैंक में आते हैं, इंपोर्ट की एलसी खुलवाते हैं 10,000 रुपये देके, लेकिन वो एलसी खुलवाने से आप इंटर इनटू एग्रीमेंट हो जाते हैं। अब आपने क्या करना है, $1,00,000 पे करने हैं चाइनीज़ किसी कंपनी को जहाँ से आपने मशीन खरीदी है, तो आपने कमिटमेंट लिखनी होती है कि मेरी कमिटमेंट है मैं पे करूँगा, ठीक है। तो वो अच्छा फ्रॉड एंड एरर, कोई फ्रॉड ये एरर हमारे जहन में था, हमारी नॉलेज में हमने आपको बता दिया है। सस्पेक्टेड फ्रॉड भी, एलिजिड फ्रॉड भी, सारे आपको बता दिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 में कहता है कोई ऐसा इंस्टेंस नहीं जिसमें मैनेजमेंट फ्रॉड में इन्वॉल्व हो या कोई इंप्लॉय इन्वॉल्व हो, सिवाय इसको जो हमने आपको बता दिया। आपको याद है फ्रॉड वाला चैप्टर पढ़े थे, तो हमने कहा था मैनेजमेंट से पूछे भी कहाँ का फ्रॉड हुआ है, मैनेजमेंट की क्या रिस्क असेसमेंट है, कौन सा एलिजिड फ्रॉड है, कौन सा सस्पेक्टेड फ्रॉड है, मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट कहती है मैंने सारे फ्रॉड आपको बता दिए हैं, कर लेंगे इसे। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, सब्सिक्वेंट इवेंट। अब 560 आप पढ़ के आए कल, जितने सब्सिक्वेंट इवेंट थे मैनेजमेंट कह रही मैंने आपको बता दिए। फिर जनरल बातें भी करता है, और नीचे जाके देखें CFO और वो साइन कर रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर आपका इससे गुजारा होता है ठीक है, अगर आप कहते नहीं हमें फ्रेश चाहिए तो मैं आपको फ्रेश भी लेटेस्ट भिजवा दूँगा, कोई चेंज नहीं, सिर्फ लॉ की थोड़ी वर्डिंग चेंज होगी बस, ठीक है जी। दैट ऑल अप टू टुडे। हमने 580 ख़त्म कर दिए। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह 570 पहले पढ़ेंगे ताकि पूरी सीरीज़ 500 सीरीज़ ख़त्म हो जाए और फिर हम रिपोर्टिंग में आएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। क्लियर है जी। ये लें आली से।